Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we'll discuss about biodiversity and conservation. This is the 15th chapter of NCERT. तो जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था काफी सारी चीजें डिस्कस की थी कि किस तरीके से आप बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू को फाइंड करते हैं और मतलब पूरा इसका डेटा फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर किसी चैप्टर को हमें अच्छे से काफी टाइम तक रिवाइज करके रिटेन करके रखना है हमारे माइंड में, तो उसे सबसे पहले हमें रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवीजन अभी कुछ जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इसमें पढ़ा था कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक है इसमें दो टाइप में डिवाइड होता है कि किस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी वो लॉस हो रही है। तो सबसे पहले दो पॉइंट है, कौन कौन से थे? ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटिंक्शन एंड दूसरा क्या था? पॉपुलेशन ट्रेड्स व्हिच मेक स्पीसीज ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो पहला हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले as species become prone to extinction due to two category of attribute, drastic environment changes and population characteristics। कोई भी स्पीसीज है जो एक्सटिंक्शन की कंडीशन पे आ गई है तो वो किसके बेस पे एक्सटिंक्ट हो जाती है कि अगर किसी भी मतलब वो जहाँ पर रह रही है वहां पर उस स्पीसीज को एनवायरमेंटल चेंजेस में मतलब कुछ भी चेंजमेंट नहीं आना चाहिए एनवायरमेंट में एरिया पे। ठीक है, और पॉपुलेशन में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके मतलब दोनों ही कंडीशन अगर अच्छे से चल रही तो फिर एक्सटेंशन जो कैपेबिलिटी एक्सटेंशन की वो कम हो जाएगी। ठीक है, नहीं होगा एक्सटेंशन। लेकिन अगर उनमें एनवायरमेंट चेंजेस में प्रॉब्लम आ गई और पॉपुलेशन में चेंज प्रॉब्लम आ गई या फिर जो स्पीसीज है उसकी वैल्यू कम हो रही धीरे धीरे, तो क्या होगा? जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक तो रीजन हो गया मेन। ठीक है, दूसरा क्या है? पॉपुलेशन रेट्स विच मेक स्पीसीज ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्शन। कुछ और भी रीजन है जिनके कारण जो आपका स्पीसीज का एक्सटिंक्शन है वो हो रहा है। ठीक है, जिसमें कि काफी सारे पॉइंट है, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट क्या था? हमारा लार्ज बॉडी साइज। किसी भी बॉडी का अगर साइज लार्ज है तो उसको एक्सटेंड होने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेंगे तो एलिफेंट और राइनोसॉर्स। ठीक है, क्या होता है? इनका बिगर साइज होता है इसलिए इनका जो एक्सटेंड होने के चांसेस है वो ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड क्या है? स्मॉल पॉपुलेशन साइज। अगर उसमें किसी भी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी बहुत ही लो है तो क्या होगा? तो उसमें जो पॉपुलेशन की जो वैल्यू है वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। जो पोटेंशियल अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल की तो सबसे ज्यादा लो किसमें होती है? ब्लू व्हेल में होती है और दूसरा क्या होता है? गेंट पांडा में होती है। ठीक है, तो ये हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब हम और भी डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करा था, क्या होता है? नैरो रेंज डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मॉल जियोग्राफिकल रेंजेस इज अ वुडलैंड अकॉर्डिंग टू रेड लिस्ट। तो अगर वुडलैंड के बेस पे किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी भी स्पीसीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कौन सी एरिया पे कितने स्पीसीज रह रहे हैं, तो इसके बेस पे अगर हम किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन, जो कि रेड लिस्ट में जो आईयूसीएन है उसने रेड लिस्ट एक बनाया जिसमें कि स्पीसीज जो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनकी वैल्यू लिखी। ठीक है, जैसे कि 338 जो होते हैं वर्टिब्रेट हो गए, 359 इनवर्टिब्रेट और 87 प्लांट्स जो हो गए। इतने सारे स्पीसीज की वैल्यू जो है वो क्या होगी? एक्सटिंक्ट हो चुकी है हमारे आने वाले 500 ईयर में। ठीक है, जो हमारा 500 ईयर बीत गया है तो उसमें से इतने सारे स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, जिनका हमारे रेड लिस्ट में नाम मिलता है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए। Some example of recent extinction include the dodo is a Mauritius, quagga is Africa, thylacine is Australia, and Steerus Sika is Russia। तो ये सारे कुछ एनिमल्स है या फिर स्पीसीज हैं जो कि अभी रिसेंट में एक्सटिंक्ट हुई हैं। ठीक है, फिर देखिए थ्री सब स्पीसीज है दबाली जवान एंड कैस्पियन इज, जो कि टाइगर के स्पीसीज है। तो ये भी अभी रिसेंट में क्या हुई है? एक्सटिंक्ट हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन इससे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अबाउट 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। अप्रॉक्स में अगर एक्सटिंक्शन की वैल्यू की बात करें पूरे टोटल की ऑल ओवर की तो कितना होगा? 15,500 जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सटिंक्शन हो चुकी है स्पीसीज। ठीक है, प्रेजेंटली 12% बर्ड्स स्पीसीज, 23 मैमल्स और 32% ऑफ ऑल एम्फीबियंस एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज के किसी भी जो भी जितने भी इसमें सारे स्पीसीज हैं ये सारे जो मैंने बोले
तो ये क्या है, इनका परसेंटेज है क्या कि कौन सी स्पीसीज कितने परसेंट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इतना हमने पूरा रिवीजन कर लिया, जितना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उतना हमने रिवीजन कर लिया, ठीक है, अप्रॉक्स 2 to 3 मिनट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड टू। इसमें देखते हैं क्या होता है कि अगर हम किसी रीजन के बेस पे किसी बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे कि कैसे वो लॉस हो रही है, तो वो इस तरीके से होंगे, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिक्लाइन इन अ प्लांट प्रोडक्शन। अगर किसी भी प्लांट का प्रोडक्शन, दैट मींस मैंने पिछली वीडियो में प्रोडक्टिविटी डिस्कस करी थी, प्रोडक्टिविटी का परसेंटेज है वो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी को इफेक्टेड करेगा, ठीक है। जैसे कि डिक्लाइन ऑफ प्लांट प्रोडक्शन, अगर प्लांट का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो क्या होगा, वो भी इफेक्टेड होगा किस पे, बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लोअर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल परटर्बेशन सच एज अ ड्रॉट। अगर हम किसी भी एरिया में ड्रॉट की कंडीशन आ गई है तो क्या होगा, वहां भी जो प्लांट्स का जब ड्रॉट की कंडीशन आएगी तो प्लांट्स पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से, तो क्या होगा, उनमें भी जो भी प्रोडक्टिविटी है या फिर रेजिस्टिविटी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण वो भी इफेक्टेड होगी किस पे, बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, increase variability in certain ecosystem process such as the plant productivity, water use and pest and disease cycle। अगर हमें किसी वेरिएबिलिटी को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो इकोसिस्टम की जो प्रोसेस है जो कि मतलब प्रोडक्टिविटी को इनहांस करती है, तो रेजिस्टेंस वाले प्लांट का यूज करेंगे तो क्या होगा, जो डिसीज फ्री हो जाएंगी, कोई भी प्लांट्स क्या होंगे, डिसीज फ्री हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे इन प्लांट्स का यूज नहीं करते तो क्या होगा, जो डिसीज है वो प्रॉपर प्लांट्स में होती रहेगी और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण वो भी बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करेगी, ठीक है। ओके, हमें ज्यादा से ज्यादा वाटर का यूज करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें इफेक्टेड करती हैं किसमें, बायोडाइवर्सिटी पे। तो ये सारे कुछ पॉइंट है जो कि हमने डिस्कस किए कि मतलब कैसे अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कैसे लॉस हो रहा है, और उसके बाद हमने वो सारी पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। फिर उसके बाद और भी पॉइंट डिस्कस किए जो कि रीजन के बेस पे थे कि किस कई सारे और भी रीजन होते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस करते हैं, ठीक है। अब हम और भी चीजें डिस्कस करते हैं, कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। अब जो मेन रीजन है जिसके कारण जो आपकी बायोडाइवर्सिटी वो लॉस हो रही है, उसको हमने 4 बेस पे डिवाइड किया है, ठीक है। 4 बेस पे डिवाइड किया, तो इसमें देखते हैं, द वर्ल्ड इज फेसिंग एक्सेलरेटेड स्टेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन लार्जली ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब बात करेंगे ह्यूमन की, ठीक है, कि ह्यूमन की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कैसे लॉस हो रही है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। फिर देखिए, देयर आर 4 मेजर कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, द एविल क्वाड्रेट। इसमें देखेंगे कि मतलब जो मेन रीजन जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है मेनली ह्यूमन बीइंग में, तो वो 4 टाइप के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सबसे पहला क्या है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा क्या है, एलाइन स्पीसीज इन्वेशन। एंड फोर्थ क्या है, को एक्सटेंशन, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला क्या है, हैबिटाट एंड फ्रेगमेंटेशन। इसके बारे में देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट में दिया है उसको हम देखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर्ड एडिशनल लैंड एवरी ईयर। तो जो भी मतलब अगर हमारी किसी भी मतलब पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा हो रही है, या फिर मतलब जो अर्बन एरिया है वहां परसेंटेज है, या फिर ह्यूमन बीइंग का जो वैल्यू है वो ज्यादा हो रहा है, या फिर इंडस्ट्रियलाइज, मतलब इन सारी चीजों का होना जरूरी है, तभी हमारी बायोडाइवर्सिटी सेफ रह पाएगी। कैसे कैसी चीजें, कि पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल हो, ठीक है। उसके बाद अर्बनाइजेशन का एरिया जहाँ पर मतलब रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें प्रॉपर हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो भी बेटर हो ताकि लोगों को वर्क मिल सके, ठीक है। जब वर्क मिलेगा तो क्या होगा, हैबिटेट प्रॉपर बनेगा, इकोसिस्टम प्रॉपर बनेगा, एटमॉस्फेयर प्रॉपर बनेगा, तो क्या होगा, आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो सही वैल्यू पे रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। तो जो मेनली जगह अगर हम हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन जो भी है वो किस पे इफेक्ट करता है, मेनली एनिमल पे और प्लांट पे, ठीक है। तो ये जो मेन ये सारी चीजें, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब जो इंडस्ट्री में होना चाहिए वो नहीं हो रहा, ठीक है। क्या है, सबसे ज्यादा मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो बेकार हो रहा है, जिसके कारण क्या है, प्लांट जो कि प्लांट और एनिमल को इफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण प्लांट और एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन मतलब इसके देखिए मैंने लिखा हुआ नीड, तो ये क्या है, एक इसके बेस पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि मेन रीजन क्या है एनिमल और प्लांट के एक्सटिंक्ट होने का, तो आप क्या बताएंगे, हैबिटेट लॉस एंड
फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, क्या बताएंगे? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, it can came through the destruction or fragmentation of natural habitat through filling wetland, cutting down trees, burning of forest and clearing some area of vegetation। ठीक है, तो मेन रीजन क्या है कि नेचुरल जो है, हमारा नेचर जो है वो भी परफेक्ट होना चाहिए, अगर मतलब तभी हमारा हैबिटेट जो है वो सही रह पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्यों हो रहा है मतलब डिस्ट्रॉय, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? सारी ऑक्सीजन जो है, जो भी गैसेस है वो किससे मिल रही है हमें? प्रॉपर प्लांट से मिले। जैसे ऑक्सीजन जो है वो किससे मिले? प्लांट से मिले। लेकिन जो प्लांट को हमें रखना चाहिए, तो क्या होगा? प्लांट की कटिंग करी जा रही है। ठीक है, तो कटिंग डाउन ट्रीज हो गया। नेक्स्ट देखिए बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है वो क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर कहीं भी फॉरेस्ट जो है बर्न हो जाते हैं, तो काफी सारे अमाउंट में जो ऑक्सीजन वो बना सकते थे वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो बर्न हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लियरिंग सम एरिया ऑफ वेजिटेशन। तो और क्या हो रहा है? जो भी वेजिटेशन एरिया, जो भी ग्रीन रिवोल्यूशन में आ रही है एरिया, वो क्या हो रही है? धीरे धीरे क्लीन हो रही है, मतलब वो प्रॉपर नहीं रह पा रही, जिसके कारण काफी सारी, जैसे कि लोग उनको काट काट के क्या बना रहे? घर बना रहे। तो क्या होगा? वेजिटेशन क्या हो रहा है? खत्म हो रहा ना। तो जब खत्म हो रहा है तो क्या होगा? हैबिटेट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी इफेक्टेड है किस पे? बायोडाइवर्सिटी पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इट इज सो ह्यूज दैट इज कॉल्ड एज लंग्स ऑफ प्लैनेट, harboring probably millions of species, is being cut and cleared for the cultivating soybeans or for conversion to grassland for raising beef cattle। देखिए, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, जिसके बारे में हमने पहले भी इस चैप्टर में बात करी है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो साउथ अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है। तो इसे हम पता है पूरी अर्थ का क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ प्लैनेट। ठीक है, मतलब प्लैनेट क्या है? एक अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ जो प्लैनेट है उसका लंग्स बोलते हैं किसको? अमेजन रेन फॉरेस्ट को। ठीक है, तो ये भी एक मेन क्वेश्चन बन सकता है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट मतलब जो लंग्स ऑफ प्लैनेट है, तो ये किसको बोलते हैं? आपके अर्थ में लंग्स ऑफ प्लैनेट को, लंग्स ऑफ प्लैनेट किसे बोलते हैं? तो आप क्या बताएंगे? अमेजन रेन फॉरेस्ट को। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो मेन, ज्यादातर इसमें जो भी स्पीसीज रहती है उसकी मैंने पूरी वैल्यू बताई थी कि कितनी स्पीसीज कितनी वैल्यू में है उस अमेजन रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, तो वो सारी स्पीसीज क्या है? मिलियंस ऑफ स्पीसीज वहां पर रहती थी। तो अब क्या हो रहा है? उन्हें जो वहां के जो जंगल है, पूरा पेड़ है, फॉरेस्ट है, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे कट किया जा रहा है और वहां पर सोयाबीन है वो कल्टीवेट करी जा रही है। ठीक है, सोयाबीन जो है वो कल्टीवेट करी जा रही है। और जब सोयाबीन कल्टीवेट करी जा रही है, तो मतलब जो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते थे बड़े बड़े से प्लांट या फिर ट्री, तो वो क्या है? कट किए जा रहे हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, और जो बीफ कैटल, जो ग्रास लैंड एरिया में रहते हैं बीफ कैटल, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब ये सारे मेन रीजन है जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है जिसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन की। ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर। जो भी एनिमल है, हम प्रॉपर ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे, सारे एनिमल या फिर सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे किस पे डिपेंड है? नेचर पे डिपेंड है। ठीक है, क्या है? नेचर पे डिपेंड है। ठीक है, किसके लिए? फूड के लिए, शेल्टर के लिए। ठीक है, जैसे मतलब जो फूड है वो भी उन्हें नेचर से ही मिलता है और जो शेल्टर है वो भी उन्हें नेचर से ही मिलता है। ठीक है, बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड इट लीड टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज। लेकिन काफी सारे जो रिसोर्सेज नेचर से हमें मिलते हैं वो सारे क्या है? कम होते जा रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? कम होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट वन, मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 ईयर, जो कि मैंने पहले भी बताया कि लास्ट 500 ईयर में काफी सारे स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे कि स्टीलर सिकाओ एंड पैसेंजर पिजन एंड 3 स्पीसीज ऑफ टाइगर, जो कि वही बाली जवान है, कैस्पियन। तो ये सारे जो स्पीसीज है वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण क्या है? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, स्पीसीज वो नेचर पे डिपेंड करते थे। ठीक है, अब नेचर में प्रॉब्लम आई है तो क्या होगा? इसी को क्या बोलता है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, जब ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब पहले देखिए कि अगर कोई भी चीज है नेचर पे ज्यादा हावी हो रही है तो क्या होगा? मतलब नेचर पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जो कि जैसे कि फूड और शेल्टर नेचर से हमें मिलते हैं, तो जब फूड और शेल्टर काफी लोग उसी पे हावी हो जाएंगे, जैसे कि उन्हें जब काफी सारे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड और शेल्टर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जब फूड और शेल्टर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा? नेचर उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाएगी इतने अमाउंट में, तो क्या होगा?
इसी को बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, मतलब क्या है, नेचर पे जितना इफेक्ट पड़ना चाहिए उससे ज्यादा ही इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, मेनली जो है एक्सटेंशन ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तो जो एक्सटेंशन है वो मेन किससे हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन से हो रहा है। ठीक है, फिर थर्ड वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं अलाइन स्पीसीज इनोवेशन के बारे में। इसमें देखिए, नॉन नेटिव और अलाइन स्पीसीज आर ऑफन इंट्रोड्यूस unintentionally or deliberately for whatever purpose their economy and other uses। तो जो भी मतलब कि जो नेचर में होने वाली चीजें हैं, जो हमारे नेचर में रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें क्या है, एक इकोनॉमी हमें परफेक्ट रखना पड़ेगा। इकोनॉमी मतलब कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या था, फूड और शेल्टर की रिक्वायरमेंट बढ़ती थी, वही क्या है, मतलब कोई भी किसी भी कंट्री के अलाइन स्पीसीज, कभी कोई भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो इन्हीं सारी चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर उन्हीं पे जब प्रॉब्लम आने लगेगी तो जो कंट्री की इकोनॉमी है वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगी। ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, और उसके बाद जो भी यूजर्स हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल है, वो भी धीरे धीरे क्या हो गया, डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। ठीक है, ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि नील पर्चेड इंट्रोड्यूस इनटू लेक ऑफ विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। जो नीले पर्चे फिशर्स है जो कि ईस्ट अफ्रीका में रहती है, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका के लेक में रहती है, and led eventually to the extinction of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of fish in the lake। ठीक है, जो एक हमारा लेक है जो जिसका नाम नीले पर्चे है, तो वो क्या है, ईस्ट अफ्रीका में है। ठीक है, उसमें प्रेजेंट सीशेल फिश जो है वो इसी के कारण, मतलब इसकी जो सीशेल फिश की स्पीसीज है, जो कि 200 से ज्यादा स्पीसीज थी सीशेल फिश की, वो क्या है, इसी के मेन रीजन के कारण, इसी का जो मेन है रीजन, तो वो क्या है, इसीलिए उनके बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो चुकी है या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, कौन, सीशेल फिश जो है, ये एग्जांपल दिया गया है एलाइन स्पीसीज का। अगर आपको क्वेश्चन भी बना देंगे कि सीशेल फिश का एग्जांपल, सीशेल फिश किसका एग्जांपल है, तो आप क्या बताएंगे, एलाइन स्पीसीज इन्वेशन का। ठीक है, तो ये क्या है, फिर से एक बार समझिए एग्जांपल कि सीशेल फिश जो होती है वो नीले पर्चे जो है, नीले पर्चे नाम का जो एक लेक है, वो कहाँ पर है, ईस्ट अफ्रीका में है, जो कि वहां पर भी मतलब यही सारी इकोलॉजिकल बेस्ड प्रॉब्लम आई, जिसके कारण जो सीशेल फिश है उनकी 200 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, या फिर उससे ज्यादा जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश एज अ क्लैरियास गैरीपाइनस for aquaculture purposes of poisoning a threat to be indigenous catfish in our river। तो यही मतलब पहला एग्जांपल हो गया सीशेल फिश का। दूसरा एग्जांपल देखिए कि अभी रिसेंट में एक मतलब जो अफ्रीकन में कैट फिश है जिसका नाम है क्लेरियास गैरीपाइनस, जो कि एक एक्वाकल्चर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, वो भी धीरे धीरे क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन हो चुकी है। ठीक है, जिसे हम कैटफिश कहते हैं। ठीक है, ओके, किसमें रहती है, रिवर में। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। पहली कौन सी थी, सीशेल फिश थी। दूसरा कौन सी है, कैटफिश, जिसका नाम है क्लेरियास गैरीपाइनस। ठीक है, कोएक्सटेंशन के बारे में देखते हैं। मतलब अलाइन स्पीसीज का मतलब एक बार फिर देखिए, अलाइन स्पीसीज का मतलब मैंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का, उससे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अलाइन स्पीसीज में क्या था, जैसे एरिया बढ़ा रहे थे वैसे स्पीसीज आप रख रहे थे, लेकिन कभी आगे जाके क्या हो जा रहे थे, कांस्टेंट रेट आ रहा था। ठीक है, तो कांस्टेंट रेट आ रहा था। इसी तरीके से जब उसमें मतलब जो सीशेल फिश जो एग्जांपल है, तो अलाइन स्पीसीज इन्वेशन का एग्जांपल क्या है कि मतलब कि एरिया जो है वो उनकी प्रॉपर नहीं रह पा रही है, और स्पीसीज की वैल्यू क्या है, वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, और उनके इन्वायरमेंट जो है वो भी प्रॉब्लम आ रही है उनके वाटर में। तो क्या होगा, ये सारी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाने। तो ये भी मेन रीजन है किसका, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का। ठीक है, फोर्थ देखिए, को एक्सटेंशन क्या होता है, सर्टेन ऑब्लिगेटली म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप एक्सटिंक्ट इन नेचर। मेन जो एक्सटिंक्ट होने का जो रीजन है वो क्या है, नेचर में प्रॉब्लम आना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, Pranuva yucca seals is yucca extension of one will automatically causes extinction of other। ये क्या है, युक्का क्या है, एक एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है,
वो क्या है, वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, किसके कारण, को एक्सटेंशन होने के कारण। ओके, को एक्सटेंशन के मतलब क्या होता है, युग का क्या होता है, किस पर डिपेंड होता है, युग का एक फिग स्पीसीज पे डिपेंड होता है। फिग क्या होता है, एक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो फ्रूट मतलब फ्रूट पे अपना जो युक्का होता है ये उस पर रहता है। ठीक है, तो इनका जब टाइम हो जाता है एग ले करने का, तो वो उसी जो फिग स्पीसीज होता है उसमें ये रिलीज करते हैं जाके अपना एग। ठीक है, उसके बाद देखिए उसी से अपना जो फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, वो उससे लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो फिग स्पीसीज ही नहीं रह पाएगी अच्छे से, तो क्या होगा, फिग स्पीसीज में क्या होता है, ये युग क्या करते हैं, पॉलिनेशन भी करते हैं, पॉलन बाहर से पॉलन लाके उसमें डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद पॉलन का भी मतलब पॉलन का वर्क भी होता रहता है। ठीक है, तो पॉलन का ट्रांसफर में ये हेल्पफुल होते हैं युक्का प्लांट, और युक्का को उस जो फिग स्पीसीज है उससे क्या मिलता है, एक न्यूट्रिशन भी मिलता है। लेकिन जब फिग स्पीसीज ही मतलब जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी उनकी प्लांट में, तो क्या होगा, ये जो युक्का है वो भी उनकी भी मतलब वो भी एक्सचेंज होते जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और एग ले करने की जगह नहीं मिल पाएगी, तो क्या होगा, वो भी एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ द होस्ट फिशेस बिकम एक्सटिंक्ट। अब एक मेन रीजन ये भी देखिए कि जैसे कि कोई होस्ट फिश है, ठीक है, होस्ट फिश दैट मींस व्हेल। ठीक है, तो व्हेल जो है ये क्या है, होस्ट है किसके लिए, मतलब ये एक फिश है जो कि होस्ट का काम करती है। ठीक है, अब उसमें रहने वाला जैसे बर्नैकल है, मैंने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, तो बर्नैकल जो होता है वो वेल पे रहता है। ठीक है, तो वेल जब हमारे बर्नैकल क्या है, एक पैरासाइट है। ठीक है, तो जो कि वेल पे रह के अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर लेता रहता है, लेकिन वेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि वो तो इतनी बड़ी सी होती है, लेकिन तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके बॉडी में कोई भी पैरासाइट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे यही एग्जांपल है, इफ द होस्ट फिशेस बिकम एक्सटिंक्ट और द पैरासाइट एक्सक्लूसिवली फाउंड इन इट विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो अगर कोई भी फिश जो है जो कि होस्ट का काम कर रही है वो अगर एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो उसमें प्रेजेंट पैरासाइट जो होंगे वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक मेन रीजन है किसका, जो मतलब कोई एक्सटेंशन है, ये भी एक मेन रीजन है किसका, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये सारी चीजें मैंने काफी सारी चीजें डिस्कस करी है, जो कि हैबिटेट लॉस था, फिर लैंड स्पीशीज इन्वेशन था, को एक्सटेंशन था, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी है आपके लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब जब बायोडाइवर्सिटी जब हमारी लॉस हो रही धीरे धीरे, ठीक है, या फिर एक्सटेंड हो रही काफी सारी स्पीसीज, तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें कंजर्व रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो भी स्पीसीज जो है धीरे धीरे लॉस हो रहे हैं, जो कि उनका नाम रेड लिस्ट में आ रहा है, तो क्या होगा, उनको हमें कंजर्व करना पड़ेगा। तो इसे ही बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। मतलब किसी भी चीज को एक जगह पे किसी भी एरिया में अकाउंट करके रखने को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन। ठीक है, ओके, तो देखिए व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना है। ठीक है, तो उसको देखते हैं, देयर आर नंबर ऑफ रीजन व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, दे कैन ग्रुप्ड अंडर 3 कैटेगरीज। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो धीरे धीरे जो है वो लॉस होती जा रही है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्व रखना पड़ेगा स्पीसीज को। तो स्पीसीज को इसीलिए कंजर्व रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो लॉस होती जा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण तो इसके बेस पे हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला क्या है, नैरो यूटिलिटेरियन, एंड दूसरा क्या है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एंड थर्ड क्या है, एथिकल। ठीक है, तो ये सारे 3 पार्ट हैं जिसको आप जिसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की पूरी प्रोसेस दी हुई है, किस तरीके से आप किसी भी स्पीसीज को कंजर्व रखते हैं और अपने बायोडाइवर्सिटी को सेफ रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था, नैरो यूटिलिटेरियन, दूसरा क्या है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और तीसरा क्या है, एथिकल। ठीक है, तो इसको हम बढ़िया नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी होती है, एनसीईआरटी में जो भी डाउट हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक पेंसिल लेकर बैठे थे जिसमें कि कुछ भी इंपॉर्टेंट दिखा करे आपके एनसीईआरटी में, तो क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, जब आप रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, उससे मतलब जब आप एग्जाम के टाइम उससे रिवीजन करेंगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा कि ये हमने मेन पॉइंट लिख रखा था। ठीक है, तो हम जो बाकी का जो बचा हुआ है एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।